नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक आपदा प्रबंधन के चौथे अध्याय भू अक्षरण एवं भूस्खलन के बारे में अध्ययन करेंगे। भू अक्षरण, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, भू धन अक्षय। भू अर्थात भूमि, अक्षय का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। जब भूमि के कण अपने मूल कोणों से टूटकर दूर चले जाते हैं, इस स्थिति को भू अक्षरण कहते हैं। भूस्खलन, जैसा कि शब्द के अर्थ से ही पता चलता है, भूस्खलन, भू भूमि, स्खलन मतलब टूटकर गिर जाना। किसी चीज का मुख्य चीज से टूटकर गिर जाना स्खलन कहलाता है। और इस प्रकार से भूस्खलन का अर्थ हुआ भूमि के टुकड़े का मुख्य टुकड़े से टूटकर गिर जाना। भूस्खलन कई कारणों से होता है, जैसे भूकंप के आने से। यदि हमने किसी निर्माण के लिए किसी ऊंचे स्थान की जड़ों के पास से मिट्टी को काट दिया है, तो उससे उस मिट्टी का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा आने के कारण या आग लगने के कारण या भूकंप आने के कारण या ज्वालामुखी आने के कारण वह टुकड़ा अपने मूल टुकड़े से टूटकर गिर जाता है। उसी को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन प्राय तीव्रगामी और आकस्मिक होते हैं। जैसा कि पूर्व अध्याय में हमने आपको बताया, पर्वतों में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। पर्वतों में बहुत तेज ढलान होता है और इस कारण से वहां पर भूस्खलन सबसे अधिक होता है। यह भूस्खलन बहुत अधिक विनाशकारी भी हो सकता है। यदि पर्वत के इस ढलान के टुकड़े के नीचे मानव का निवास स्थान है या कोई रास्ता है या किसी भी प्रकार से मनुष्य उसके नीचे है, तो वह कभी भी विनाश कर सकता है। भूस्खलन भी भूकंप की तरह बिना चेतावनी के और बिना पूर्व अनुमान के होता है। भूस्खलन के संदर्भ में जोखिम भरे क्षेत्रों की पहचान, भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पूर्व समय में उस स्थान पर भूस्खलन कितनी बार आया है, इसकी जानकारियों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि भूस्खलन किन किन क्षेत्रों पर अधिक आता है और किस किस स्थिति और किस किस मौसम में अधिक भूस्खलन होता है। यह पर्वतीय आकृति और भूस्खलन के स्वरूप। पर्वतों की आकृति किस प्रकार की है, उस पर मिट्टी का ढलान कैसा है, उसी के अनुसार हमने ये पर्वतों के स्वरूप और उनके ढलानों को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। उन्हीं के आधार पर हमें मालूम होगा कि कहाँ पर भूस्खलन सबसे अधिक तेजी के साथ और विनाशकारी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे भूमि की आकृति का ढलान कम है, यहाँ पर और अधिक है, यहाँ पर उससे और अधिक, यहाँ पर बीच बीच में कटान हो रहा है, ये स्खलन हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर यह भूमि का हिस्सा ऊंचा है और एकदम से कटान है और उसमें से किस प्रकार से भूमि के भाग टूटकर नीचे स्खलित हो रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन ये हिस्सा एक हिस्सा टूटकर गिर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये ऊंचाई का हिस्सा है, जहां से पर्वत के टुकड़े पत्थर के रूप में टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये ढलान के आधार पर 1 नंबर से 8 नंबर तक हमने आपको पर्वत की आकृतियां बताई है। भूस्खलन का प्रभाव जानने के लिए हमें जानना होगा कि मनुष्य किस प्रकार से रह रहा है। भूस्खलन की हानि को जानने के लिए हमें जानना होगा कि मनुष्य कहाँ कहाँ और किस प्रकार से निवास कर रहा है। जब इस प्रकार से ढलान पर मकान बने होंगे, तो उस स्थिति में जब भूस्खलन होगा तो भूमि का जो हिस्सा टूटकर नीचे स्खलित हो जाएगा, उस पर जितने भी मकान बने हुए वो सब उसमें उसके साथ नीचे की ओर बह जाएंगे, गिर जाएंगे। दूसरा, यह यदि मकान नीचे बने हुए हैं और बिल्कुल सटी पहाड़ी है, तो पहाड़ी यदि भूस्खलित होती है तो उसका जो हिस्सा टूटकर उससे गिरता है वह भी नीचे के निवास स्थानों को अपने नीचे दबा देता है और बहुत जन धन की हानि हो जाती है। यह भी पर्वत के ढलान पर बना हुआ है और यदि यहाँ से भूस्खलन होता है, इनके नीचे की मिट्टी निकल जाती है और उस कारण से यहाँ पर बनने वाले मकान तो गिर ही जाते हैं, साथ ही साथ जो पास में बने हुए मकान हैं, इनकी स्थिति भी खराब हो जाती है, अर्थात यह भी दुर्घटना की स्थिति में आ जाते हैं। यह भूमि का ऊंचाई का हिस्सा या पर्वतीय हिस्सा है। यहाँ से नीचे से मनुष्य के द्वारा कोई कटान किया गया होगा मिट्टी, और उसी के बाद अपनी मूल मिट्टी से अलग होकर स्खलित हो गई है, अर्थात भूस्खलन हो गया है। आप अक्सर सड़कों पर जाते हैं तो वहां पर जो सड़कें काटी जाती हैं, उसके बाद जो पर्वत का हिस्सा बचता है, वह हिस्सा कई बार बरसात के कारण
ज्वालामुखी फटने के कारण या भूकंप के कारण या पानी के दबाव के कारण यह पर्वत का हिस्सा टूटकर गिर जाता है, जिससे कि सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं और इस प्रकार से वहां पर चलने वाले लोगों के जान माल की हानि हो जाती है। यहाँ पर भी ये भूस्खलन हो गया है। इससे पहले भूस्खलन होने से पूर्व हो सकता है यहाँ पर सड़क मार्ग हो, लोग चले जा रहे हैं, इससे वह सड़क भी बह गई है। इसके बाद आता है हिमस्खलन या हिमवाह। हिमवाह क्या है? ऊंचे पर्वत क्षेत्रों में बर्फ पड़ती है और वह बर्फ जब अधिक हो जाती है चोटियों पर, तो वह भी फिसल कर अपने भार के कारण तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने स्थान से टूटकर अपने नीचे स्थित स्थानों पर गिर जाती है। वहां सड़क भी हो सकती है, मनुष्य के मकान भी हो सकते हैं, या यह नीचे इकट्ठा हो जाती है और पिघलने के बाद एक झील का रूप भी ले लेती है। इन घटनाओं के कारण पर्यावरण और प्रकृति में बहुत बदलाव आ जाता है। भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण इन क्षेत्रों में बहुत अधिक हानि होती है। इन क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ होने वाली बार बार घटनाओं से, और पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में भूस्खलन अधिक होता है और उसका कितना अधिक प्रभाव पड़ता है, और हिमस्खलन कितना होता है और उसके कारण प्रकृति तथा पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है। इन भूस्खलन और हिमस्खलनों के द्वारा जो मनुष्य को हानि होती है उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसके लिए जरूरी है जो क्षेत्र भूस्खलन के दायरे में आते हैं उन क्षेत्रों पर हम इस आधुनिक इंजीनियरिंग पद्धति के अनुसार इस प्रकार से सीमेंट के द्वारा और दूसरे इंजीनियरिंग तकनीकी के द्वारा यहाँ पर इसको पूरे को कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस प्रकार से पत्थरों की दीवारें बना सकते हैं जिससे कि ऊपर से मिट्टी टूटकर हानि न पहुंचाए, या इस प्रकार से जहां पर बार बार पत्थर आ रहे होते हैं उन क्षेत्रों पर इस प्रकार से हम जाली लगाकर भी इन पत्थरों को सड़क पर आने से या बस्ती पर आने से रोक सकते हैं। यदि कहीं पर इस प्रकार से सड़क के ऊपर बार बार मलबा आ रहा है या भूस्खलन की मिट्टी आ रही है या पानी आ रहा है, तो इस आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक के द्वारा इस प्रकार से निर्माण करके हम उन क्षेत्रों को भी सुरक्षित बना सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर आधुनिक इंजीनियरिंग तरीके से हमने इसको सीमेंटेड किया हुआ है और साथ ही साथ पेड़ भी लगाए हुए हैं। यदि हम भूस्खलन का स्थायी और दूरगामी हल चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। उन पर्वतीय क्षेत्रों पर भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और हमें विद्यालय स्तर पर भी बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो पेड़ लगाते हैं उन्हें यदि हम सुरक्षित रख सकें तो निश्चित रूप से हम भूस्खलन की इस आपदा को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं और लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूस्खलन जो एक बहुत बड़ी आपदा है, मनुष्य अपने सूझबूझ और अपने क्रियाकलापों को पर्यावरण और प्रकृति के अनुरूप बनाकर हम इससे बच सकते हैं। भूस्खलन की भीषणता के आधार पर भारत को हमने भूस्खलन जोनों में बांटा हुआ है। हमारे देश में हिमालय पर्वत अधिक संवेदनशील भूस्खलन जोन है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सभी राज्य अति संवेदनशील जोन में आते हैं। दूसरे जो हमारे देश के पश्चिमी समुद्री घाट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वे मध्यम उच्च जोन में आती हैं तथा समुद्र की पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं निम्न जोन में आती हैं, और साथ ही साथ विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं और पठारी क्षेत्रों में निम्न भूस्खलन होता है। इस प्रकार से ये थे भूस्खलन जोन और भूस्खलन के बारे में जानकारी। हमारे राज्य उत्तराखंड में भूस्खलन का प्रभाव बहुत रहता है। प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में भूस्खलन से अनेकों जगहों पर रास्ते रुक जाते हैं और कई जगह जनधन की हानियां होती हैं। उत्तराखंड में 2004 में बद्रीनाथ जाने वाले मार्ग पर लगभग 2000 लोग फंस गए थे और 3 दिन तक वे लोग फंसे रहे। उसी प्रकार से जून 2013 में बद्रीनाथ केदारनाथ में भारी बारिश होने के कारण तीव्र वेग से जल प्रवाह आया और अनेकों जगह पर भूस्खलन होने के कारण लगभग 2.5 लाख लोग
वहां फंस गए थे और लगभग 15 दिन तक सरकार और सेना के द्वारा युद्ध स्तर पर लोगों को बचाने का कार्य किया गया। इन सब घटनाओं के कारण उत्तराखंड या पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को भूस्खलन और उससे होने वाली हानियों की अधिक जानकारी और उनसे बचाव के उपाय भी हमें समझने होंगे, तभी हम अपने जन धन की हानि को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।